गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे। हमने आइसोमॉर्फिज्म समझा क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, उसका एक शानदार एप्लीकेशन देखा ट्रेले थ्योरम के रूप में, और फिर ट्रेलेज के एप्लीकेशन भी हमने देखे। तो इन सारी चीज़ों से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। वो जो ऑब्जर्वेशन हमने इधर उधर और इन सवालों में देखे हैं उन सबको हमने समराइज किया है। इस समरी में हम लोग कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज देखेंगे, और मतलब ये 7-8 क्वेश्चंस हैं, एक तरह से आप ऐसा मान सकते हैं। और उन सब में ये वाला स्टेटमेंट कॉमन रहेगा, तो हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। क्या है? सपोज फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप जी ऑन टू अ ग्रुप जी बार। ये कॉमन है, दो ग्रुप हैं जी और जी बार। अब फाई जो है वो जी से जी बार में एक आइसोमॉर्फिज्म है ऑन टू, मतलब बाइजेक्शन है 1-1 ऑन टू, और ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश है कि फाई एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं और कोई भी दो सेट आप ऐसे देखते हैं सपोज, तो आप यहाँ से यहाँ रैंडमली मैप कराते हैं, किसी को इसको इसके साथ उसे एरो बनाते रहते हैं आप लोग कहीं भी। आज वो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी कोई आइडेंटिटी है, जाहिर सी बात है ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगी, और जी बार में भी कोई आइडेंटिटी होगी, सपोज वो ई बार है, तो आइडेंटिटी केवल आइडेंटिटी पर ही मैप होगी आइसोमॉर्फिज्म में, और कहीं मैप नहीं हो सकती। क्योंकि कैलकुलस जब हम पढ़ते हैं तो ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ सेट होते हैं। एक सेट, मान लो जी और जी बार भी होते तो वो सेट होते केवल, उसमें कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। तो सेट में आइडेंटिटी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। वहाँ तो ये देखना होता है सेट में फंक्शंस की डेफिनेशन में कि डोमेन के हर एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होनी जरूरी है। एक इमेज होनी है, एक ही इमेज होनी है, और एक इमेज हर हालत में होनी है। तो कुछ खास जो फंक्शंस हैं उनमें से कुछ खास तरह के फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, आज हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। तो आइडेंटिटी केवल आइडेंटिटी पे जाएगी। आपको पहला जो है हम इसे प्रूव करते हैं। अच्छा, जब हम आइसोमॉर्फिज्म का जनरलाइजेशन पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म, तब हम देखेंगे कि यहाँ जी में कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं जो आइडेंटिटी पे मैप करें। उस पूरे कलेक्शन को कर्नेल कहेंगे। और लीनियर अलजेब्रा अगर किसी ने पढ़ी है तो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में, तो उस पूरे को नल स्पेस कह देते हैं जो यहाँ आइडेंटिटी पे मैप करता है। चाहे वेक्टर स्पेस हो चाहे ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म हो, तो वो इन जनरल हमने कहा भी था कि हम इसे बाद में पढ़ेंगे। मेरी अप्रोच हमेशा सरल से कठिन की ओर। तो पहले आसान चीजें समझते हैं, और जब आप समझ जाएंगे तो आप टफ चीजें भी आपके लिए आसान अपने आप हो जाएंगी। तो मैं मान लेता हूं, लेट ई एंड ई बार with the identity elements of G and G bar respectively, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन से ई ऑपरेशन ई इक्वल टू ई हुआ। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी इन जी। तो फिर आप इसमें फाई ऑपरेट करते हैं तो फाई ई किया जा सकता है, लेकिन फाई तो आइसोमॉर्फिज्म है, तो आपके पास हो गया फाई ई इक्वल टू फाई ई लिख सकते हैं। अब ये सारे एलिमेंट किसके हैं?
जी बार के। तो जी बार में अगर किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी ऑपरेट कर लें किसी एलिमेंट के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, ऑपरेशन जो भी होगा यहाँ पर, और ई बार हम क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी इन कहाँ, इन जी बार। अब जी बार ग्रुप है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, तो फाई ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, फाई इक्वल टू ई बार बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन जी बार। तो जो ई था वो जी का एलिमेंट था और उसकी जो फाई इमेज है वो ई बार पे ही गई, यही प्रूफ करना था और ये हो गया प्रूफ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान है। लेकिन खास बात है कि आइडेंटिटी पे जाएगी। जब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा में तो बड़ा लीनियर या जिन लोगों ने पढ़ा है तो कई बार इस तरह की मैपिंग आ जाती है। उसको फाई को वहाँ लीनियर अलजेब्रा वाले टी से दिखाते हैं, कोई बात नहीं। सपोज ये टी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और वो ये कहते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। कई लोगों को लगता है लीनियर अलजेब्रा में सब कुछ लीनियर होना चाहिए और राइट साइड भी लीनियर हो रहा है। सपोज ये आर से आर में ही समझ लीजिए, तो वहाँ पर आइडेंटिटी को हम जीरो वेक्टर से दिखाते हैं, तो जीरो कहाँ पर चले जाएगा, 1 पे चले जाएगा। क्या इसमें मैपिंग में जीरो जीरो पे गया, नहीं, तो इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो कैलकुलस का लीनियर होना जो है, कैलकुलस के हिसाब से ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर अलजेब्रा के हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने प्रूव की जिसमें आइडेंटिटी पे जाती है, तो वेक्टर स्पेस में हम आइडेंटिटी को जीरो वेक्टर से दिखाते हैं, तो जीरो जीरो पे जाना चाहिए था, ये जीरो कहाँ चले गया, 1 पे, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। कहीं पर भी x प्लस सम कांस्टेंट या प्लस या माइनस अगर आपने ऐसे देखा है तो आप समझ जाएंगे लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हुए, या जिन लोगों ने पढ़ा है, कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। वो भी बेसिकली आपका आइडेंटिटी पे जाने को ही फॉलो करता है। उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी इससे, एक छोटी सी बात। चलिए ऐसे ही एक एलिमेंट्री नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कोई भी जी का एलिमेंट उठाइए ए, क्योंकि ये फॉर एवरी है, तो फाई ऑफ ए इनवर्स और फाई ए इनवर्स बराबर है। इसका मतलब समझिएगा, मैंने आपको आइसोमॉर्फिज्म, मान लीजिए ये ए है और आपने यहाँ इमेज ली, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ए, और ये ए है, तो ए का इमेज लिया आपने फाई, और यहाँ ए जी का एलिमेंट है, ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, उसकी फाई इमेज लीजिए, तो फाई ए इनवर्स। और अब यहाँ आप इनवर्स ले रहे हैं, यहाँ फाई इमेज ले रहे हैं, हॉरिजेंटली क्या ले रहे हैं, फाई दोनों में, और यहाँ इनवर्स ले रहे हैं, तो ए का इनवर्स ये आया, तो फाई ए का इनवर्स लीजिए अब, तो वो कितना आ जाएगा, फाई ए का इनवर्स। वो ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों बराबर होंगे, मतलब आपको रेक्टेंगल के इस कॉर्नर से यहाँ आना था, आपने पहले फाई इमेज ली, फाई ए, फिर इनवर्स लिया, ये आ गया, या पहले ए किया इनवर्स ले लिया, आप इधर से आए और तब इमेज ली फाई ए इनवर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही ऑपरेशन प्रिजर्व करना भी होता है। तो ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दिखाना है। 2 लाइन का प्रूफ है, ए इनवर्स कितना होगा, ए अगर जी में है तो जाहिर सी बात है ए इनवर्स भी होगा, और ए इनवर्स कितना होगा, ए, तो फाई ऑफ ए इनवर्स कितना होगा, फाई ऑफ ई। फाई होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है, तो फाई ए इनवर्स,
और फाइव ई आपने अभी ऊपर प्रूफ किया है कितना, ई बार, मतलब वो राइट साइड का जो ग्रुप है हमारा जी बार, उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो फाइव इज आइसोमॉर्फिज्म, फाइव जो है आपके पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, और दूसरा राइट साइड में आपने एंड यूजिंग वन, जो रिजल्ट वन है वो यूज कर लिया, तो ऐसा लिख सकते हैं ये तीनों ही एलिमेंट जी बार के एलिमेंट हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। दिस इम्प्लाइज फाइव ए इज द इनवर्स ऑफ फाइव ए इनवर्स, या दोनों एक दूसरे के इनवर्स हुए। सो फाइव ए इनवर्स या फाइव ए का होल इनवर्स दोनों बराबर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका जनरलाइजेशन करते हैं, ये कई बार तो इतना ही पूछा जा सकता है, तो मैंने ये भी करा दिया। यहाँ पर ए की जो पावर थी -1 है ना, यहाँ पर ये केवल -1 के लिए सही नहीं है, ये हर इंटीजर के लिए सही है। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और जो -1 जहाँ है वहाँ n रख दीजिए। n कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी, जीरो भी, ये तीनों केस में सही है हर इंटीजर के लिए। मतलब इसी का जनरलाइजेशन हुआ फिर। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सेकंड ए नाम दे देते हैं। अब मैं सेकंड बी प्रूफ कर देता हूं। तो सेकंड बी में हम क्या लिखेंगे, 5a to the power n इक्वल टू 5a to the power n for every n belongs to set of integer and for every a belongs to g का कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए। ये हमेशा अगर आइसोमॉर्फिज्म में है तो ऐसा है, तो जाहिर सी बात है इसे हम 3 सिचुएशन में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, अगर एन नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, देन हम लोगों ने ये पढ़ा है 5a² अगर होता है तो 5a ऑपरेशन ए समझिए, और 5 आपके पास आइसोमॉर्फिज्म में है तो 5a हो जाएगा, तो मतलब 5a²। आप इसे किसी भी नेचुरल नंबर तक ले जाइए, PMI जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हिंदी में गणितीय आगमन विधि। तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के। वी कैन जनरलाइज दिस रिजल्ट फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी n बिलोंग्स टू n बाई, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। हम लोग कई बार कर चुके हैं कि जो रिजल्ट्स केवल नेचुरल नंबर के लिए सही हैं उनको हम किस तरह से प्रूफ करते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है PMI। एक इटालियन मैथमेटिशियन थे पियानो, और उनके जो एक्सियोम्स हैं उस बेस पर ये बहुत शानदार रिजल्ट है। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, तो मैं इसे इन जनरल मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत है। तो 5a to the power n जो होगा 5a होल टू द पावर n हो जाएगा नेचुरल नंबर। अगर आप n इक्वल टू 0 मानते हैं तो a टू द पावर n जो होगा, जाहिर सी बात है वो आइडेंटिटी हो जाएगी, और 5a टू द पावर n आप जो है वो क्या हो जाएगा, ई बार हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या प्रूफ हो जाएगा, 5a टू द पावर n मतलब 5e इक्वल टू 5a टू द पावर n मतलब ई बार। और ये ट्रू है, पार्ट 1 आपने यही किया है बाय पार्ट 1। अब क्या है तीसरा, अगर n इज नेगेटिव इंटीजर तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। अभी मैंने जो पिछला पार्ट कराया है ए इनवर्स वाला,
उसी तरह जनरलाइजेशन कर दिए। इनवर्स थी जो -2 पावर होता तब भी उसी तरह से प्रोसीजर फॉलो करते, डू एज इन पार्ट सेकेंड का फर्स्ट पार्ट जो था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जैसे आपने ए इनवर्स वाला किया था, मैं दिखाता हूँ एक बार। सेकेंड का ए पार्ट जो हमारा है ये वाला, जो फाई ए इनवर्स के लिए किया वो e⁻⁻² के लिए भी आप करेंगे तब भी ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर रहेगा। तो उम्मीद है वो नेचुरल नंबर जो है माइनस अगर आप हटा दें तो बाकी PMI तो उसी पैटर्न पे चलेगा। तो फाइनली हमने पढ़ क्या लिया है आप इसे समझिएगा। हमने जो सेकंड बी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि φ(a⁴n) और φ(a⁴n) is true for the case of isomorphism when n is any integer and a is any element of G। इसे याद रखिएगा ज़्यादातर, और इसका पर्टिकुलर केस हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ये वाला, जो कि मैंने आपको ऐसे भी समझाया है। तो उम्मीद है आपको अब ये पूरा केस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब, और हमने क्या क्या सीखा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, ए एंड बी कम्यूट इफ एंड ओनली इफ फाई ए एंड फाई बी कम्यूट। ए और बी अगर कम्यूट करते हैं, देखिए ऐसा कहने कहा गया कि पूरा ग्रुप एबिलियन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रुप तो एबिलियन नहीं है, कुछ एलिमेंट आपस में कम्यूट कर सकते हैं, ये केस भी पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि पूरा ग्रुप ही एबिलियन हो। आप समझ रहे हैं, आप दोनों संभावनाओं को लेकर चलिए। बहरहाल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई दो एलिमेंट जी के ए और बी कम्यूट करते हैं तो उनकी जो इमेजेज होंगी आइसोमॉर्फिज्म के तहत वो भी कम्यूट करेंगी, और ये इमेजेस तभी कम्यूट करेंगी ओनली इफ जब ए और बी कम्यूट करें। कन्वर्स भी सही है। तो पूरे ग्रुप की कम्यूटेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए। ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है और वो कम्यूट कर दें तो इमेज कम्यूट करेंगी, और इमेज कम्यूट करते तभी करेंगी जब ए और बी कम्यूट करेंगे जी में। लेट ए एंड बी कम्यूट इन जी, तो आपके पास ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा। तो इसका मतलब फाई ए बी इक्वल टू फाई बी ए हो जाएगा, और इसका मतलब फाई ए फाई बी इक्वल टू फाई बी फाई ए। तो उनकी जो इमेज है वो भी कम्यूट कर रही हैं। अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तो उनकी इमेज भी कम्यूट करती हैं। दोबारा लिखने के बजाय अगर हम एरोज को दोनों साइड बना दें, इसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो ये सही मानेंगे आप तो रिवर्स आइसोमॉर्फिज्म की वजह से ऐसा लिख सकते हैं, और 1-1 होने की वजह से आप ऐसा लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए, और फिर लेट हटा दीजिए। तो ये दोनों साइड से प्रूफ हो गया। तो कोई भी ग्रुप आपको जो समझना है मेन वो ये है कि ग्रुप का एबिलियन होना जरूरी नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट भी कम्यूट कर सकते हैं। बहरहाल हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। मतलब आइसोमॉर्फिज्म में जो एलिमेंट डोमेन में कम्यूट करेंगे उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी कम्यूट करेंगी। इतना काफ़ी है। चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ कि अगर जी एबिलियन है तो जी बार भी एबिलियन होगा इफ एंड ओनली। मुझे लगता है उसे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे मैं नोट करके केवल लिख देता हूँ कि जी इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ जी बार इज एबिलियन। अगर आप इसमें फॉर एवरी ए बी लिख देते हैं तो फिर हर कोई एलिमेंट कोई भी दो लीजिए वो कम्यूट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि जी क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा फिर तो। क्योंकि आप कोई खास दो एलिमेंट के लिए नहीं कह रहे हैं, सभी कोई भी दो एलिमेंट के लिए कह रहे हैं, तो जी एबिलियन हो जाएगा। तो जी बार भी उससे एबिलियन हो जाएगा। उस आधार पर प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है, फॉर एवरी ए बी यही लिखना है और रह गया है। उम्मीद है आपको खुद समझ में आया होगा, तो इतना आप कर सकते हैं। ये बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है।
नेक्स्ट, आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व ऑर्डर्स, मतलब डोमेन का कोई एलिमेंट उठाइए और उसका कुछ ऑर्डर होगा तो उसकी जो इमेज है उसका भी ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म में सेम होगा। डोमेन, और ये हर एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी है, मतलब डोमेन के हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब एलिमेंट को खुद के साथ कम से कम कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए। डोमेन के हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही इमेज का भी होगा। आइसोमॉर्फिज्म में डिफरेंट ऑर्डर के एलिमेंट्स आपस में मैप आप नहीं करा सकते। तो अब आप समझ रहे होंगे आइसोमॉर्फिज्म में ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस है। जब हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे बाद में तो आप ये देखेंगे कि ये पांचवी प्रॉपर्टी डिफर कर रही है, वहाँ ऐसा बराबरी होना जरूरी नहीं है। तो वहाँ क्या होगा फिर वो हम होमोमॉर्फिज्म में समझेंगे। अभी तो ये कि सेम ऑर्डर के एलिमेंट ही आपस में मैप किए जा सकते हैं, किए जाएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किए जा सकते हैं। अगर आपने किसी जी और जी बार में ये प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो एलिमेंट है डोमेन में इसका ऑर्डर इतना है और जी बार का जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर कुछ और है, तो मैप करने की सोचिएगा भी मत आप इनको। आइसोमॉर्फिज्म के तहत आप इनको मैप नहीं कर सकते। तो आइसोमॉर्फिज्म में मैप करने की संभावनाएं कहाँ देखनी है, सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स को ही आपस में मैप करने के बारे में सोचना है, नहीं तो सोचना भी नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि हमें क्या नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए हम इसे कैसे प्रूफ करें। हम ऐसा करते हैं, इनके दोनों के ऑर्डर्स को डिफरेंट मान लेते हैं और पूरा डिस्कशन के बाद हम देखेंगे कि वो दोनों बराबर आ गए अपने आप ही। हम ले लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम। दिस इम्प्लाइज m is the least element and least positive integer such that a to the power m equal to e। हमने ये मान लिया और हम ये मान ले रहे हैं फाई ए का जो ऑर्डर है वो n मान लेते हैं। इसका मतलब बाकी कहानी वही है, n जो होगा सबसे छोटा होगा, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ अब, कि फाई ए को n बार ऑपरेट करने पर क्या मिलेगा, e बार, क्योंकि फाई किसका एलिमेंट है, फाई इमेज जो है जी बार के हैं, हमारा शुरू का स्टेटमेंट था। अच्छा, तो अब ये देखिए, सिंस ए टू द पावर m इक्वल टू ई है तो फाई ए टू द पावर m इक्वल टू फाई ई हो जाना चाहिए। और हमने अभी पढ़ा है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, फाई ए टू द पावर m का मतलब क्या हो जाता है, फाई ए होल टू द पावर m, और इधर क्या हो जाएगा, ई बार। ठीक, तो फाई ए को कम से कम n बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रही है, मतलब ये n सबसे छोटा है नेचुरल नंबर जब आप आइडेंटिटी ला रहे हैं। आज आप फाई ए को m बार ऑपरेट करने पर भी आइडेंटिटी ला रहे हैं, तो इसका मतलब जो n तो सबसे छोटा है ही, तो m जो होगा वो m से बड़ा होगा। इक्वेशन 1 बन गई। क्या ये समझ में आया आपको? हम लोग ऑर्डर के मामले में इसी तरह से बराबरी लाते हैं। अब अगर हम ऐसा ही एक रिवर्स रिलेशनशिप ले आए तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अब हम जो दूसरी कंडीशन है, फाई ए का ऑर्डर दिया हुआ है n, तो फाई ए टू द पावर n इक्वल टू ई बार है। अभी जो हमने थोड़ी देर प्रॉपर्टीज पढ़ी है उससे ये हो जाएगा, ये फाई ए टू द पावर n इक्वल टू फाई ई लिख सकते हैं इसे। फाई इज 1 तो ए टू द पावर n इक्वल टू ई, क्यों, एज फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 है, तो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। अब ए टू द पावर n ई है तो ए को n बार ऑपरेट करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है। पिछले पेज में हमने क्या कहा था, ए का ऑर्डर क्या है, m, मतलब m बार कम से कम ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी है, कम से कम। ठीक है, तो मैं इस पेज को भी यहाँ पर रखता हूँ, अब उम्मीद आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब है जो m है सबसे छोटा है, तो फिर यहाँ पर n बड़ा हो जाएगा।
तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बेस पर आप क्या कह सकते हैं, m इक्वल टू n, और कोई संभावना नहीं है अगर दोनों इक्वेशन होल्ड करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव m equal to n implies order of a equal to order of phi a, and this is true for every a belongs to G। तो आइसोमॉर्फिज्म में हमने देखा कि कोई भी दो एलिमेंट आपस में मैप तभी होंगे जब सेम ऑर्डर के होंगे। अगर डिफरेंट ऑर्डर हैं तो सोचिएगा भी मत, मैं कह रहा हूँ आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। तो कई सारी संभावनाएं तो फंक्शन मैपिंग होने की वहीं कैंसिल हो जाती है। आइसोमॉर्फिज्म लाना है तो आपकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसीलिए ये जानना बाद में ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स करते समय कि आखिर कितने हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। चलिए ये सब हम न्यूमेरिकल्स आगे अभी देखते रहिए, आप सीखेंगे। पहले प्रॉपर्टीज तो सीख लें। आखिर काउंटिंग भी तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे कर पाएंगे जब हम इन्हें समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जी साइक्लिक है तो जी बार भी साइक्लिक ही होगा। आइसोमॉर्फिक इमेज जो होगी वो भी साइक्लिक पे ही मैप करेगा। ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप एक साइक्लिक ग्रुप से एक नॉन साइक्लिक में कोई आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दें, ये संभव नहीं है। बल्कि आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा हो लास्ट क्लास में, तो हमने वहाँ ये भी दिखाया था कि जनरेटर पे मैप करता है। जाहिर सी बात है, जनरेटर अगर जनरेटर पे मैप करेगा तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि दोनों के पास जनरेटर होगा, दोनों ग्रुप्स के पास। बिना जनरेटर ही जनरेटर पे मैप कैसे कराएंगे आप? और जनरेटर है, ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि साइक्लिक हैं दोनों। बात तो वही है। चलिए हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि जी साइक्लिक है। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप एंड G इक्वल टू दिस। G A से जनरेट होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि X जो है G में है, कोई एक जनरल एलिमेंट, तो X जो होगा ए टू द पावर सम n होगा, n कोई इंटीजर होगा। तो फिर फाई X जो होगा वो फाई ए टू द पावर n होगा, और ये फाई ए टू द पावर n होगा फाई एक्स। फाई एक्स जिसका एलिमेंट है जी बार का, और वो फाई ए की कोई पावर से आ रहा है। दिस एम्प्लाइज ईच एलिमेंट ऑफ जी बार इज जनरेटेड बाई फाई ए। इसका मतलब है कि जो जी बार है वो किससे जनरेट हो रहा है? फाई ए से। इसका मतलब है कि जी बार इज साइक्लिक। हमने ये ले लिया। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। कन्वर्स अगर दोनों साइड एरो लगा दें तो आप खुद भी, या लैंग्वेज आप दोबारा लिखें, जी बार को साइक्लिक लेंगे तो जी बार किसी से जनरेट होगा। इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ जी बार इज जनरेटेड बाई फाई ए। तो जी बार का कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो फाई एक्स टाइप का लेंगे, तो वो सम फाई ए की पावर n होगा। उसे आप पिछली प्रॉपर्टी के बेस पे ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन फाई तो 1 है, तो फिर आप उस आधार पर फाई हटा देंगे तो x इक्वल टू ए टू द पावर n हो जाएगा। तो x कोई भी एलिमेंट हो g का, वो ए टू द पावर सम पावर है, तो इसका मतलब है g क्या है? साइक्लिक है। तो उम्मीद है आपको पूरा एलेबोरेशन समझ में आ गया होगा। तो एरो दोनों साइड लगाते हुए आप इसे कर सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं वो दिमाग में जो रखनी है, कभी भी एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक को आइसोमॉर्फिक प्रूफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनरेटर पे ही मैप करेगा, और अगर वो दोनों ही जनरेटर हैं तो जाहिर सी बात है पूरे ग्रुप को जनरेट करेंगे, और पूरे ग्रुप को जनरेट करेंगे तो फिर दोनों साइक्लिक ही हुए ना। तो जनरेटर कहाँ कहीं और मैप मत करा दीजिएगा कभी भी। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हम लोगों ने ये माना है स्टेटमेंट में शुरू में
कि जो फाई है वो जी से जी बार में आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये कहने का तरीका है कि उल्टा भी सही है, जो फाई इनवर्स जो होगा वो जी बार से जी में आइसोमॉर्फिज्म में ही होगा। मेरे ख्याल से इसे प्रूफ करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, इतना आपको अगर लगातार आप कंटिन्यूसली सारी चीज़ें पढ़ और समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी मैपिंग है जी और जी बार ये 1 1 और ऑन टू थी। तो जाहिर सी बात है बाइजेक्शन हुआ, और 1 1 ऑन टू कोई भी मैप हो, फाई अगर बाइजेक्शन है 1 1 ऑन टू है 1 1 एंड ऑन टू, तो फाई इनवर्स हमेशा एडजस्ट करता है, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। और कल मैंने लेक्चर में लास्ट में ये भी प्रूफ करने की कोशिश की थी कि फाई इनवर्स जो होगा वो अगर एडजस्ट करता है तो वो भी ऑपरेशन प्रिजर्व करेगा। मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी कि जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन देता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जब देगा तो उसमें आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सिमेट्रिक दिखाते समय जब फाई अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म है, ये मैंने दिखाया है ऑपरेशन प्रिजर्विंग। आप प्लीज़ पिछला लेक्चर ध्यान से देखिए, अगर आपने देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसे एक बार देख लें कि वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग फाई इनवर्स कैसे हो सकता है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर के जी का कोई सब ग्रुप है तो जो उसकी इमेज होगी फाई ऑफ के वो भी जी बार का सब ग्रुप होगा। बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है कि सब ग्रुप में ही मैप होगा, कहीं और नहीं हो सकता। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाए नेक्स्ट पेज में। देखिए, लेट के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो सो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ऐसा होगा। ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट अगर के में है तो ऐसा होगा। तो अब हम लेट अस डिफाइन फाई ऑफ के। तो फाई ऑफ के में कैसे एलिमेंट होंगे, उसी तरह के फाई ए टाइप के जो ए किसका एलिमेंट है, के का एलिमेंट है। तो फाई ए के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज का कलेक्शन मतलब फाई के होगी। क्लियर है। तो ये अगर आपके पास सब ग्रुप है, हम मान लेते हैं फाई ए और फाई बी 2 एलिमेंट किसमें है, फाई के में, ठीक है। तो क्या फाई ए फाई बी इनवर्स निकालते हैं। नाउ फाई ए और फाई बी का इनवर्स देखते हैं कितना आता है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है ये फाई ए हो गया, ये फाई ऑफ बी इनवर्स हो गया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है प्रॉपर्टीज में। और ये क्या हो जाएगा, फाई ए बी इनवर्स। अब आप ये जानते हैं कि ए बी इनवर्स के में है और आप कह रहे हैं के में जो भी है तो फाई ऑफ के में वो उन सब की फाई इमेज है। तो फाई ऑफ ए बी इनवर्स किस में होगा, फाई ऑफ के में। और फाई ऑफ ए बी इनवर्स किसके बराबर है, दिस। सो फाई ए फाई बी होल इनवर्स बिलोंग्स टू फाई ऑफ के फॉर एवरी फाई ए कॉमा फाई बी बिलोंग्स टू फाई के। अगर ये एलिमेंट हैं तो ए बी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज फाई के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी बार। तो अगर कोई के अगर जी का सब ग्रुप था तो फाई ऑफ के जी बार का सब ग्रुप होगा। ये प्रूफ किया है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि सब ग्रुप पे ही मैप करेगा। तो आप देख रहे हैं कि आइसोमॉर्फिज्म में ढेर सारी रेस्ट्रिक्शन है,
तो बड़ा सरलतम स्वरूप जो होगा ना मैपिंग का, बहुत सरल आ जाएगा, क्योंकि आप मनमर्जी नहीं कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की गुंजाइश है नहीं। जैसा जी का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वैसा ही जी बार का भी होगा, ये कह पा रहे हैं। जो एक नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ, बेसिकली वो नंबर थ्योरी के रिजल्ट्स जैसा कुछ है, और लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत शानदार होगा। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, काफ़ी नंबर थ्योरेटिक प्रॉपर्टी है। फॉर अ फिक्स्ड इंटीजर n, कोई फिक्स्ड कर लीजिए पहले ही, and a fixed group element B in G, the equation x to the power n equal to B has the same number of solutions in G as does the equation x n equal to 5B in G bar। ये नहीं कहा गया है कि दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे, ये कहा गया है दोनों के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेम होंगे। जितने सॉल्यूशन G में ये इक्वेशन देगी उतने ही सॉल्यूशन, उतने ही मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेम है, उतने ही सॉल्यूशन ये इक्वेशन G बार में देगी आपको। ठीक है, नॉर्मली जब हम जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, नॉर्मली B इज टेकन एज आइडेंटिटी, तो हम B को आइडेंटिटी मान लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाती है कि x टू द पावर n इक्वल टू e, वो हमारे लिए आसान है सॉल्व करना। जितने सॉल्यूशन होंगे उतने ही x टू द पावर n इक्वल टू 5e, e बार मान लेते हैं, g बार में सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जो g ले लेता हूँ वो आपके पास सपोज c स्टार ले लिया मैंने मल्टीप्लिकेशन में। सी स्टार का मतलब हमने बात की थी कि सी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो जी बार है सपोज वो मेरे पास आर स्टार मल्टीप्लिकेशन में नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि फाई आइसोमॉर्फिज्म सी स्टार से आर स्टार में एस्टेब्लिश हो जाए। तो अब आप एक इक्वेशन देखिए, x टू द पावर 4 इक्वल टू 1, ये आपने देखी है एक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं बात करूं तो ये इधर आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 1, 1 को 1 टू द पावर 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, या 1 स्क्वायर भी लिखना चलेगा। तो आपके पास रूट्स क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस i प्लस माइनस 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में इधर डोमेन में इस इक्वेशन के कितने रूट हो गए, 4 रूट हो गए। राइट साइड में अगर आप R में देखेंगे तो ये रियल रूट तो है नहीं, तो केवल यही वाला फैक्टर आ गया सेकंड फैक्टर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के कितने रूट हो जाएंगे, 2 ही रूट हो सकते हैं। 1 आइडेंटिटी दोनों में है, कॉम्प्लेक्स नंबर के नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स में भी आइडेंटिटी 1,0 है, 1 प्लस 0i मान सकते हैं आप, और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ भी आइडेंटिटी 1 ही है, तो ये 1 लिया है, आप समझ पा रहे होंगे। और आप ये देख पा रहे होंगे कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स में 4 रूट हैं, नॉन जीरो रियल में 2 रूट हैं, मतलब सॉल्यूशन की संख्या वेरी कर रही है। इसका मतलब ऐसा कोई आइसोमॉर्फिज्म कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता। कभी भी सी स्टार और आर स्टार को आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मानते हुए आप कभी भी कोई आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये रिजल्ट आपको मदद करता है ये समझने में। अगर आपने कोई भी ऐसी इक्वेशन से डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिखा दिए दोनों में, तो आप उसी समय समझ जाइए कि आप क्यों आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप बताइए कि आप आर स्टार और क्यू स्टार में कर सकते हैं क्या ऐसा कोई आइसोमॉर्फिज्म? यहीं से आप दूसरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, दूसरा एग्जांपल, कि मैं कोई मैपिंग क्या ऐसा कर सकता हूँ आर स्टार मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप से ही मान लीजिए क्यू स्टार में। ठीक है, अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ले लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी लेना प्रेफर करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है,
तो अब इस इक्वेशन के रूट रियल में कितने आ जाएंगे और रेशनल में क्या आएंगे आप समझ रहे होंगे। तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या हम इस तरह से आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं या नहीं। तो कई बार ये बड़ा हेल्पफुल है कि अगर आपने कोई एक इक्वेशन दिखा दी जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जी में अलग हैं और जी बार में अलग हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई इन दोनों में कोई भी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं समझ में आई होंगी। हम आज अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं। अगर आप इन प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छी तरह से लिखें और समझें तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नया काम कर सकते हैं। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।